हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए आज के टॉप करंट अफेयर्स लेके आई हूँ। यहाँ मिलेगा आपको एकदम क्रिस्प एनालिसिस, प्रीलिम्स के फैक्ट्स, मेंस जीएस पेपर लिंकेज एंड आंसर राइटिंग के बूस्टर्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का न्यूज़पेपर शुरू करते हैं। आज का मिशन यूपीएससी शुरू करते हैं। आज का न्यूज़पेपर आपके जीएस पेपर 1, 2, 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सीधे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं एंड आप पूरा का पूरा एडिटोरियल आप आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है, उसे मॉडिफाई करके। यहाँ पे समझना है कि आपके लिए आज का न्यूज़पेपर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं महिमा मिश्रा स्टार्ट करती हूँ आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। सबसे पहले देखेंगे टॉपिक्स क्या कवर करना है। आज हमें पढ़ेंगे क्लाउड बर्स्ट, हिमाचल प्रदेश में आया ना, एंड फ्लैश फ्लड, ये आपके जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 3 डिज़ास्टर मैनेजमेंट मिटिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कश्मीर जस्ट सॉ इट्स हॉटेस्ट मंथ, या आप एक एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ करेंगे कहाँ पे, जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 3 में, जहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग का जिक्र होता है। ठीक है, आप कश्मीर का एक रीसेंट एग्जाम्पल वहाँ पे डालेंगे ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपका आंसर अवेयर है। पैलिएटिव केयर, ये जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, ये तो मैं चाहती हूँ कि आप खुद पढ़ें, खुद समझें और यहाँ पे भी समझें। ठीक है, एक्सियम 4 ट्रिप गई है, ठीक है, उसमें शुभांशु शुक्ला गए हैं, वो पढ़ेंगे कैसे ये गगनयान के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। एंड इसी से रिलेटेड है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये भी हम पढ़ेंगे। मैपिंग में देखेंगे पीएम अराइव्स इन घना, तो हम घना की मैपिंग करेंगे, उसके सराउंडिंग कंट्रीज़ की मैपिंग करेंगे। लास्ट में देखेंगे वो क्या। तो स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। 6 मोर बॉडीज़ फाउंड, फ्लैश फ्लड यहाँ पे हो जाता है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्या होता है फ्लैश फ्लड और क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट नाम से आपको पता चल रहा होगा कि बादल फटा है, बट बादल एक्चुअल में नहीं फटता है, पर एक मूसलाधार बारिश वहाँ पे होती है, बहुत ही तेज़ बारिश होती है। इन अ स्पैन ऑफ विदिन 1-2 घंटे में इतनी तेज़ बारिश हो जाती है कि वहाँ पे पूरा फ्लड आ जाता है। ठीक है, उसे क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। क्या होता है ये, इसकी डेफिनेशन क्या है, अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो आप जीएस पेपर 1 में लिखेंगे। सडन हैवी रेनफॉल इन अ शॉर्ट स्पैन ओवर अ स्मॉल एरिया। ठीक है, कोई छोटा सा एरिया है, वहाँ पे कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। टिपिकली एक्सीडिंग 100 mm इन एन आवर। कॉज क्या होता है, ओरोग्राफिक लिफ्ट होती है। ओरोग्राफिक आपने जब ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा, ये माउंटेन है, ठीक है, यहाँ से मॉइस्चर लेडन विंड्स ऊपर जाती हैं। ठीक है, ऊपर जाती है तो यहाँ पे ये कंडेंसेट हो जाती है और फिर यहाँ पे बरस जाती है। ठीक है, वो ठीक है, ये वाला आपका लीवर्ड साइड हो जाता है, ये आपका शेडो एरिया हो जाता है। यहाँ पे कम बारिश होती है, बट यहाँ पे बारिश से कभी कभी पूरा तहलका मच जाता है। ठीक है, जिसे क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। जोग्राफिकल एक्रेंस कॉमन है ये बिल्कुल हिमालयन रीजन्स में, जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हैज़ार्ड्स के होते हैं। फ्लैश फ्लड कॉज करता है। लैंडस्लाइड्स, अब पहाड़ पे इतना ज़्यादा अब वाटर है, ग्रेविटी है, उन सब के एक्शन में आके क्या होते हैं, लैंडस्लाइड भी होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है। हैवी कैजुअलिटीज़ होती हैं, जान माल का नुकसान होता है। ठीक है, रिसेंट इंसिडेंट आपने देखे होंगे अमरनाथ में इन 2022 एंड केदारनाथ में इन 2013, बिल्कुल डिज़ास्टरस, राइट। ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिखना है। डिटेक्शन बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है इसे प्रिडिक्ट करना, क्योंकि काफ़ी सडन होता है। एंड डॉपलर रडार्स हेल्प मॉनिटर पोटेंशियल इवेंट्स, तो इसे डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे जी फ्लैश फ्लड्स। फ्लैश फ्लड वही कुछ कॉजेज़ होते हैं इसके पीछे भी, जैसे कि रेनफॉल हो गई, ज़्यादा इंटेंस रेनफॉल हो गई, डैम ब्रेक हो गए, क्लाउड बर्स्ट हो गए, जिसकी वजह से एक्सट्रीम फ्लड आ जाता है इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ठीक है, इन अ वेरी स्मॉल एरिया। क्या हो जाता है, ये फ्लैश फ्लड हो जाता है। कॉजेज़ क्या है, वही क्लाउड बर्स्ट, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, जो ग्लेशियर्स में लेक पाई जाती हैं वो अगर मेल्ट होती है तो सारी की सारी लेक नीचे गिर जाएगी पूरी पानी। ठीक है, इससे भी हो सकता है फ्लैश फ्लड।
डैम फेलियर हो गया, अर्बन ड्रेनेज जैसे कि मुंबई, बेंगलुरु, यहाँ पे बारिश की वजह से थोड़ी सी बारिश आई, अर्बन ड्रेनेज ख़राब है, पानी सड़कों पे आ जाता है पूरा, ठीक है, वो जल भराव हो जाता है। कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे, वही डेथ टोल होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रक्शन वो पहुंचता है, डिस्प्लेसमेंट होती है एंड कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अब पानी ज़्यादा कहीं जमा रहेगा तो आसपास के एरिया में जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर है वो भी तो वो कंटामिनेट करेगा, यहाँ पे बीमारियाँ होंगी बहुत सारी। अर्बन फ्लैश फ्लड एग्जर्बेटेड बाय एनक्रोचमेंट, जो वाटर ड्रेनेज है, जो वाटर बॉडीज़ है, वहाँ पे बस्तियाँ बस गई हैं। पुअर ड्रेनेज सिस्टम है, कॉन्क्रीटाइजेशन यानी कि ज़मीन से नीचे पानी जाने का कोई सीपेज नहीं है। कंक्रीट हमने मटेरियल यहाँ पे यूज़ करके क्या किया, सरफेस रन ऑफ बढ़ा दिया, ठीक है, वो सरफेस पे रन ऑफ करता है पर नीचे सीपेज नहीं होता। कुछ मिटिगेशन है, फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, स्पंज सिटीज़ चाइना मॉडल आप एग्जाम्पल में लिखेंगे, ठीक है। वाटरशेड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके जीएस पेपर 1 एज वेल एज जीएस पेपर 3 के लिए। कश्मीर जस्ट सॉ इट्स हॉटेस्ट मंथ, ये वाले मैंने इसलिए डाला है ताकि आप इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर सके जब आपको ग्लोबल वार्मिंग पे क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। आप रीसेंट एग्जाम्पल जितना हो सके आप उसमें शो करेंगे ताकि एग्जामिनर को लगे कि आप नेशन में होने वाली, वर्ल्ड में होने वाले अफेयर्स से क्या है, अवेयर हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, कश्मीर का जो एवरेज टेम्परेचर था वहाँ पे इजाफा देखा गया, बढ़ा टेम्परेचर, ठीक है, 3 से 4 डिग्री बढ़ा है। इंटीग्रेटिंग कंपैशन प्रायोरिटाइजिंग पैलिएटिव केयर, ये आपके जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकती, ठीक है। पैलिएटिव केयर, जेरियाट्रिक केयर पे क्वेश्चन पूछा गया था, अगर दोबारा ये पूछा जाता है तो आपको ये लिखना पड़ेगा एज इट इज़। जितना इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है आप खुद से पढ़ेंगे, ठीक है। ये मिला है द हिंदू में पेज 6 पे, तो आप भले ही आप द हिंदू नहीं पढ़ते पर आज आप पढ़ेंगे, ठीक है, फिर भी, क्योंकि ये वाला एडिटोरियल वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पैलिएटिव केयर देखते हैं। पैलिएटिव केयर क्या होते हैं, अ स्पेशलाइज्ड एक केयर होती है एड्रेसिंग अ पर्सन्स फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल नीड्स। जैसे कि किसी को कैंसर है तो उसकी सिर्फ फिजिकल पेन को ही नहीं बल्कि उसके साइकोलॉजिकल ट्रॉमा को भी हटाना, उसकी फैमिली के भी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा को हटाना, ठीक है, केयर करना, उसकी इमोशनल वेलबींग की केयर करना, स्पिरिचुअल नीड्स की केयर करना, ये पैलिएटिव केयर का ये एक हिस्सा है पैलिएटिव केयर का, ठीक है। रिमेन्स अ क्रिटिकल येट अंडर अप्रिशिएटेड, आपने पैलिएटिव केयर या तो पहले नहीं सुना होगा या तो पहले ध्यान नहीं दिया होगा, राइट, बट अगर एग्जामिनर ने इस पर ध्यान दिया आगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए क्या करना है, आपको ये पढ़ना है। अंडर अप्रिशिएटेड है कंपोनेंट ऑफ हेल्थ केयर, अनलाइक क्यूरेटिव ट्रीटमेंट दैट इज एम्ड एट इराडिकेटिंग डिजीजेस, पैलिएटिव केयर फोकस करता है एलिविएटिंग पेन, रिड्यूसिंग सफरिंग। सफरिंग कैसी होती है, सिर्फ फिजिकल थोड़ी ना होती है, इमोशनल भी होती है, मेंटल भी होती है, ठीक है। उन सबको एलिविएट करना, हटाना, रिड्यूस करना, एलिमिनेट करना पैलिएटिव केयर का हिस्सा है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पेशेंट एंड फैमिलीज, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग एन एस्टिमेटेड 40 मिलियन पीपल ग्लोबली क्या चाहिए, पैलिएटिव केयर चाहिए उन्हें। इंडिया में 7 मिलियन टू 10 मिलियन पीपल है जिन्हें पैलिएटिव केयर की ज़रूरत है, एंड ओनली 1 to 2% आर प्रिविलेज टू गेटिंग इट, वो दे आर प्रिविलेज, ठीक है, इतने क्यों नहीं मिल रही है, बाकी किसी को नहीं मिल रही है। The demand for palliative care is increasing constantly due to the global rise in non-communicable diseases जैसे कि कैंसर है, डायबिटीज़, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी कंडीशंस, इन सब की वजह से जो पैलिएटिव केयर की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। चैलेंजेस क्या है इंडिया के, हमने क्या किया, ये कुछ अच्छा एक स्टेप लिया गवर्नमेंट ने कि 2017 हेल्थ पॉलिसी में पैलिएटिव केयर को इंक्लूड किया, एटलीस्ट ये पहला स्टेप लिया गया पैलिएटिव केयर के लिए।
ठीक है, ये आपको आंसर में मेंशन करना है अगर आप जीएस पेपर 2 में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो। ईच ईयर अप्रॉक्सीमेटली 7.2 मिलियन इंडियन नीड्स पैलिएटिव केयर, पर इनएफिशिएंसीज देखी गई हैं इसकी इफ़ेक्टिव डिलीवरी में। मैनी डॉक्टर्स, उनके पास स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग नहीं है, लिमिटिंग देयर एबिलिटी टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव पेन मैनेजमेंट। लिमिटिंग फंडिंग, सरकार की तरफ से भी बहुत कम फंडिंग है। लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फर्दर एग्जर्बेट द चैलेंजेस। पैलिएटिव केयर इंक्लूड करता है प्राइमरी हेल्थ केयर, इट्स इंटीग्रेशन इनटू टर्शियरी रिमेन्स इनकम्प्लीट, यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर तो अभी है पैलिएटिव केयर, बट टर्शियरी में नहीं है। पब्लिक अवेयरनेस इसमें काफ़ी लिमिटेड है, ये आप चैलेंजेस में लिखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। लीडिंग टू द मिसकंसेप्शंस एंड लेट स्टेज एक्सेस टू दीज क्रिटिकल सर्विसेज। आपको पहले से ही आपको एग्जामिनर को ये बताना है कि हाँ, जब कोई डिजीज़ होती है तो उसकी स्टार्टिंग से ही पैलिएटिव केयर को भी क्योर का एंड एक वेल बीइंग प्रोसेस का एक पार्ट रखना चाहिए। पॉलिसी मेकर्स मस्ट रिकॉग्नाइज द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन पैलिएटिव केयर, ठीक है, फ्रॉम इम्प्रूविंग पेशेंट आउटकम टू रिड्यूसिंग द ओवरऑल बर्डन ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम। पेशेंट को अगर शुरू से ही ध्यान दिया जाए ना तो हेल्थ केयर पे जो बर्डन आता है वो भी नहीं होता उतना। फिर फंडिंग इंक्रीज करनी चाहिए पैलिएटिव केयर प्रोग्राम्स के लिए, इंश्योरिंग दैट पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर इक्विप्ड विद नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जो इंश्योरेंस स्कीम है अंडर आयुष्मान भारत योजना, उसे उसकी कवरेज को एक्सपैंड करना चाहिए एंड पैलिएटिव केयर को भी इंक्लूड करना चाहिए ताकि ये फाइनेंशियली एक्सेसिबल बन सके उन फैमिलीज़ को जो अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, आपको थोड़ा एक एम्पैथेटिक साइड भी दिखानी है अपने आंसर में। यूनाइटेड स्टेट ने क्या किया है, एक वेल इस्टेब्लिश्ड पैलिएटिव केयर सिस्टम वहाँ पे इस्टेब्लिश किया है, रोबस्ट फंडिंग मैकेनिज्म है। आप यूएस मॉडल वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आंसर में। एंड ये आपको कंक्लूजन में आप इससे 2-3 पॉइंट्स भी लिखेंगे ना तो भी आपका हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग पैलिएटिव केयर इनटू इंडियाज़ हेल्थ केयर फ्रेमवर्क हैज़ बीन इनोवेटिबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम में एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच चाहिए होगी। प्रायोरिटाइजिंग कैपेसिटी बिल्डिंग, एम्बेडिंग पैलिएटिव केयर इन मेडिकल एजुकेशन, एम्पावरिंग एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपको अपने आंसर में लिखने हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये एडिटोरियल खुद से पढ़ें। ठीक है, अगर आप द हिंदू नहीं पढ़ते तो फिर भी मैं ये वाली PDF दूंगी ना, ये वाला फुल एडिटोरियल आप खुद से पढ़िएगा। ये वहाँ पे पैलिएटिव केयर को डिस्कस किया गया है थोड़ा सा कि ये क्या है, हेल्पिंग सिक पीपल फील बेटर इवन इफ देयर इलनेस कैन नॉट बी फुली क्योर्ड। अगर इलनेस कुछ ऐसी है जो फुली क्योर्ड नहीं हो सकती, फिर भी क्वालिटी ऑफ लाइफ देना इज़ द मेन मोटिव ऑफ पैलिएटिव केयर। हेल्प्स इन पेन, जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है, एंग्जाइटी एंड फैमिली काउंसिल में पैलिएटिव केयर पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक्सियोम 4 ट्रिप टू ISS will provide valuable inputs for गगनयान मिशन। इसरो का जी गगनयान मिशन जाने वाला है, ठीक है, और अपनी तरफ से गए हैं शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन में। तो इसरो कह रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट इनपुट देगा, ठीक है, हमारे गगनयान मिशन को। ये वाली चीज़ आपको लिखनी है क्योंकि अगर जी इस पेपर 3 में क्वेश्चन आता है कि कैसे एक्सियोम 4 मिशन हेल्प कर रहा है गगनयान को, आप ये चीज़ वहाँ पे लिखेंगे। इट ऑफर्स हैंड ऑन एक्सपीरियंस। हमारा एक आदमी गया है ना वहाँ पे, शुभांशु शुक्ला, तो वो हैंड ऑन एक्सपीरियंस देगा, वो जो फील कर रहे हैं वो चीज़ देंगे वहाँ की, ठीक है। अबाउट द न्यूएंसेस ऑफ इंटरनेशनल क्रू इंटीग्रेशन, मेडिकल साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन, रियल टाइम हेल्थ टेलीमेट्री, एक्सपेरिमेंट एग्जीक्यूशन एंड क्रू ग्राउंड कोऑर्डिनेशन। ये वाले कुछ कीवर्ड्स हैं, पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने हैं कि हाँ ये ऐसे हेल्प करेगा, ठीक है, गगनयान की। एक्सियोम 4 मिशन प्राइवेट स्पेस फ्लाइट है टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑपरेटेड बाय एक्सियोम स्पेस
पार्टनरशिप विद स्पेस एक्स एंड नासा। इसने फैल्कन 9 ब्लॉक 5 रॉकेट को यूज़ किया है टू प्लेस क्रू। ये दीज आर द मेंबर्स जो है वहाँ पे। गगनयान देखेंगे, ये इंडिया का एम्बिशियस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। एम क्या है? सेंडिंग इंडियन एस्ट्रोनॉट्स टू स्पेस। फर्स्ट मैन्ड स्पेस फ्लाइट इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन 2026। अगर सक्सेस होता है गगनयान मिशन तो ये हमें रखेगा इन द एलीट ग्रुप ऑफ द नेशंस यूएस, रशिया एंड चाइना। देखेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इट इज़ अ यूनिक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बिटवीन 5 स्पेस एजेंसीज। कौन कौन सी? नासा, रॉसकॉस्मॉस, जाक्सा, ESA एंड CSA। पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स वही यूएस, रशिया, यूरोप, जापान एंड कनाडा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहाँ गया जी? 400 किलोमीटर अबव अर्थ गया, लियो में। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट। स्पीड कितनी है? 28,000 किलोमीटर पर आवर। ये 90 मिनट में फुल ऑर्बिट में चक्कर लगा सकता है अर्थ के। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू एक्सपैंड आवर नॉलेज अबाउट स्पेस एंड माइक्रोग्रेविटी। माइक्रोग्रेविटी सिचुएशन में कैसे वहाँ पे ह्यूमन रहेंगे या कैसे वहाँ पे खाना पीना, और चाइना तो अब वहाँ पे खेती करने की भी बात सोच रहा है माइक्रोग्रेविटी में, राइट। तो ये माइक्रोग्रेविटी की सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है ये चीज़ हमें सिखाएगा। ठीक है, गगनयान मिशन। इट ऑल्सो सर्व्स एज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे, मैपिंग है। PM अराइव्स इन घना। मैंने आपको कल ही बताया था कि PM 5 कंट्रीज़ में जाने वाले हैं। ठीक है, उनमें से वो पहले कौन सी कंट्री है जहाँ पे गए? वो है घना। घना इज़ अ वैल्यूएबल पार्टनर। ये आपको घना पे तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। वैसे क्वेश्चन किस पे आएगा? इंडिया एंड अफ्रीका रिलेशन। बात समझ आई? इंडिया एंड अफ्रीका रिलेशन। और इंडिया और अफ्रीका से तो इतना प्यार है एग्जामिनर को, वो हर साल मेंस में इससे क्वेश्चन पूछता है कोई ना कोई अफ्रीका पे, कि इंडिया का अफ्रीका वहाँ पे। ठीक है, फिर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कैसे इंडिया यूज़ कर सकता है, ऐसे करके। तो आप ये भी लिखेंगे कि PM मोदी की 5 कंट्रीज़ में की विज़िट हुई, जिसमें से घना भी था, और घना एक वैल्यूएबल पार्टनर है। आप ये रीसेंट आप एक एग्जाम्पल आप देंगे। ठीक है, एक वैल्यूएबल इम्पॉर्टेंट रोल है इसका अफ्रीकन यूनियन में एंड इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स में। ठीक है, घना का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। देखेंगे इसकी मैपिंग हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसकी सराउंडिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी? टोगो, बेनिन आई थिंक दूर है, बुर्किना फासो, ये वाली जो बाउंड्री जा रही है बुर्किना फासो एंड कोटेड डी आइवरी। ठीक है, ये इसके सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे। वर्ड ऑफ द डे है प्यूगिलिज्म। प्यूगिलिज्म का मतलब होता है कुछ नहीं, बॉक्सिंग। ठीक है, व्हेन देयर प्यूगिलिज्म टुक अ डेंजरस कैरेक्टर ही डिसाइडेड टू इंटरवेन। यानी कि प्यूगिलिज्म इज समथिंग, आप रिंग में आप बॉक्सिंग कर रहे हैं, आप फाइट कर रहे हैं। ठीक है, इसे कहते हैं प्यूगिलिज्म। तो दैट्स व्हाट ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल। PDF का लेक्चर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको क्या करना है? नोट्स बनाने हैं। बिना नोट्स बनाए, बिना रिवाइज के नहीं होगा, ये बात तो पक्की है। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप एग्ज़ाम के पहले आप PDFs खोलेंगे सारी, डेली PDFs या मंथली PDF, तो नहीं होने वाला। आपको एक कंसोलिडेटेड नोट्स बनाने कि आपका जो वैल्यू एडिशन है, जो करंट अफेयर है, जो चल रहा है आजकल वो न्यूज़ में, वो एक जगह पे रहे। ये नहीं कुछ PDFs इस फ़ोन में, कुछ PDFs उस लैपटॉप में, ये दिक्कत कर जाएगा फिर बाद में। ठीक है, आपको एक ही जगह लिखनी है सारी चीज़ें। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।